हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट लाइव प्रोसेस करने वाले हैं जो कि बेसिकली है ट्रांसपोर्टेशन। नाम से ही क्लियर है। इस वाले लाइव प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से सर्टेन सब्सटेंसेज को दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेज हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, गैसेज हो सकती है O2 और CO2, या एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेज हो सकते हैं, या हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। और इसके लिए भी ऑर्गेनिज्म में कोई सर्टेन सेट होता है जिससे ये फंक्शन जो होगा परफॉर्म होगा। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो, जैसे डाइजेशन जब होता है तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे वो अपन को पूरी बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना होगा। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन अपन रिसीव करेंगे वो भी हर ऑर्गेनिज्म की हर सेल तक पहुंचाना होगा। तो वो कौन पहुंचाएगा? वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहुंचाएगा। बदले में उस हर सेल में CO2 बनेगी, उस CO2 को वापस बाहर की तरफ कौन छोड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उस ऑर्गन तक लेकर आएगा जो उसे बाहर पहुंचा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी अपने सिस्टम है जो अपने बाकी के लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, उन सब के बीच में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होती है। सबसे पहले अपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझेंगे किसमें? ह्यूमन बींग्स में। फिर अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट में। आज के वीडियो में अपन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे। ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसको अच्छे से समझना। पहला कंपोनेंट एक तरह का फ्लूइड होगा जिसमें जो चीज भी आपको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचानी है उस फ्लूइड में डाल दीजिए। वो फ्लूइड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, जहां पर भी उसकी नीड होगी वहां से वो रिसीव कर लिया जाएगा। तो पहले तो मुझे एक फ्लूइड चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसमें चीजों को मैं डालूंगा ताकि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाए। वो फ्लूइड जो है ह्यूमन के केस में क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। दूसरा, मुझे एक पंप चाहिए जो इस फ्लूइड को जल्दी जल्दी बॉडी में क्या कराए? सर्कुलेट कराए। और वो पंप अपनी बॉडी में कौन होता है? हार्ट होता है। और तीसरा, मुझे वो पाइप्स चाहिए जिसमें ये फ्लूइड क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अपन आगे देखते हैं और ये देखते हैं एक एक करके अपन को इन तीनों को समझना है। सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड। तो देखो, ब्लड भी एक तरह का क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ सेल जो एक जैसा ओरिजिन रखती है और उनका वो सब मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, उनको अपन क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। ऐसी सेल के कलेक्शन को अपन क्या कहते हैं? टिश्यू। ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए अपनी बुक लिखती है कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? तो देखो, ब्लड के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का जो है 55% पार्ट बनाता है। क्या बनाता है? 55% पार्ट कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। और ब्लड सेल्स जो होती है वो 45% पार्ट बनाती है। अब प्लाज्मा जो है वो बेसिकली ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? लिक्विड। और ये जो पोर्शन है दूसरा, जो ब्लड सेल है, ये आप देख ही पा रहे हैं, ये क्या होगा? सेल्स होगी। ठीक है, और इसे अपन ग्रेन्युलर पार्ट भी कह सकते हैं। अब प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं। और इसका क्या फंक्शन है? जो भी चीज अपन जनरली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ज्यादातर चीजें ब्लड में वो कौन ट्रांसपोर्ट करती है? प्लाज्मा करती है। जैसे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा करती है। नाइट्रोजन वेस्ट जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड ले जाता है, लेकिन ब्लड में कौन ले जाता है? प्लाज्मा ले जाती है। सॉल्ट, हार्मोन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करती है? प्लाज्मा करती है। दूसरा है ब्लड सेल्स। ये सेल्स जो होती है प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती है, मतलब प्लाज्मा में मिलती है। और ये 3 तरह की सेल होती है। एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं। WBC को क्या कह सकते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं। और प्लेटलेट्स, RBC को जो है इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ।
डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है किसका, ऑक्सीजन का। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तब आपको समझा जाएगा आरबीसी सिर्फ O2 का नहीं, CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ आरबीसी का फंक्शन क्या लिखा हुआ कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, पैथोजन को किल करने का काम करती है। मतलब इसकी वजह से अपनी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिससे अपन डिजीज के टूवर्ड्स में फाइट कर सकते हैं। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। मतलब अपनी इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, डब्ल्यूबीसी की वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी की वजह से होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या कराती है, ब्लड का क्लॉट बनाती है। जैसे मान लो कहीं इंजरी हो गई तो वहां से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, तो ऐसा सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो उसे रोकना, उसे क्लॉट बनना कहते हैं। और वो क्लॉट बनाने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है। तो ये अपने ब्लड के बारे में था, जो कि अपना फर्स्ट कंपोनेंट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके दो पोर्शन है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होती है वो CO2, फूड, नाइट्रोजन, वेस्ट, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड सेल्स तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है और प्लेटलेट्स ब्लड का क्लॉट बनाती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन करने वाले हैं जो कि अपना पंपिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली क्या है, हार्ट, ठीक है। तो सेकंड अपन पॉइंट लेते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि बेसिकली क्या है, हार्ट। ये अपना क्या है, पंपिंग सिस्टम है। तो हार्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है अपनी, अगर अपन मुट्ठी को बंद करें तो क्लोज फिस्ट जितना होता है उतना ही बड़ा अपना एक ऑर्गन होता है, जो कि पूरा मस्कुलर ऑर्गन है। और वो बेसिकली अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट के बारे में कर रहे हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज क्या होता है, अपनी बॉडी में ये वाला जो पोर्शन है, अगर इस वाले को मैं पूरी तरीके से इस चैम्बर से शो करूं तो डायफ्राम के ऊपर की तरफ जो चीज है उसे कहते हैं थोरेसिक पार्ट, और नीचे की तरफ जो है उसे कहते हैं एब्डोमिनल पार्ट। तो ये ऊपर वाला जो थोरेसिक पार्ट है, इसके अंदर अपना हार्ट होता है। और किसके बीच में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक केज इन बिटवीन लंग्स। अब एक हार्ट के अंदर अपन अंदर से देखें तो उसमें ऐसे, जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको, 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स। ऊपर 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर ही नीचे। देखो 1 2 3 4, 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे। अब ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, और एक को कहते हैं एट्रियम। तो ऊपर जो है 2 एट्रियम होते हैं और ये अपर चैम्बर्स है, और नीचे वाले 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। एक को वेंट्रिकल कहेंगे और ये लोअर चैम्बर्स है, ठीक है। जनरली जो एट्रिया जो होते हैं उनकी जो वॉल जो होती है वो थिन होती है, और जो नीचे वेंट्रिकल्स है उसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। देखो मैंने यहां बाउंड्री थिक की है, ऊपर की बाउंड्री क्या कर रखी है, थिन कर रखी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट्रियम में जो है ब्लड बाहर से आता है और उसे ज्यादा से ज्यादा ब्लड को कहां पहुंचाना होता है, नीचे की तरफ। लेकिन वेंट्रिकल्स जो होता है पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। इसी वजह से उन्हें ज्यादा मसल्स पावर की जरूरत होती है, और यही वजह है उनकी जो वॉल जो होती है वो ज्यादा थिक होती है। अब जो राइट वेंट्रिकल्स जो है उसे ब्लड जो होता है लंग्स में पहुंचाना होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी अपन आगे समझेंगे, पूरी बॉडी में पंप करता है। यही वजह सबसे थिक जो वॉल होती है वो किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एट्रियम के कंपेयर में वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। तो ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, इस तरफ वाला राइट एट्रियम, इस तरफ वाला लेफ्ट एट्रियम, इस तरफ वाला राइट वेंट्रिकल, इस तरफ वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। एट्रियम देखो क्या कैसे होते हैं, थिन वॉल होते हैं, और वेंट्रिकल कैसे होते हैं, थिक वॉल होते हैं। अब एट्रियम रिसीव ब्लड एंड इट इज थिन वॉल्ड। एट्रियम क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है, और ये थिन वॉल का होता है। मतलब हार्ट में ब्लड एट्रियम से आता है, चाहे राइट एट्रियम में आए चाहे लेफ्ट एट्रियम में आए। और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है, तो वेंट्रिकल पुश आउट ब्लड और इट इज थिक वॉल्ड। और वो कैसे वॉल का होता है, थिक वॉल का होता है। 4 चैम्बर होने की वजह से अपनी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है उसका एक सेपरेशन देखने को मिलता है। मतलब इस तरफ का ब्लड इस तरफ के ब्लड से मिक्स नहीं होता, और बॉडी में इस तरफ कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज्यादा होती है। और इस तरफ जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और CO2 कम होती है। तो 4 चैम्बर सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि CO2 रिच ब्लड है।
राइट साइड जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अब यहां तक जो है ब्लड लेकर कौन आएगा और यहां से ब्लड लेकर कौन जाएगा, उसके लिए पाइप्स होंगे जिन्हें वेसल्स कहते हैं। अभी अपन आज ही के वीडियो में देखेंगे कि वेसल्स जो होती है वो तीन तरह की होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरी होती है। अब यहां पर अपन को हार्ट से रिलेटेड आर्टरी और जो वेन है उनके नाम पता होने चाहिए। आर्टरी वेन होती क्या है, मतलब कैसी होती है, कैसे फंक्शन करती है, वो अभी अपन आगे देखेंगे। तो देखो ये अपना हार्ट है और पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गन की तरफ से ब्लड आ रहा है। तो ऑर्गन में तो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली गई होगी और बदले में क्या दी गई होगी, CO2 दी गई होगी। मतलब ऑर्गन की तरफ से कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जिसमें CO2 ज्यादा होती है। तो वो लेकर आती है वेना केवा। क्या लेकर आती है, वेना केवा। अब वेना केवा क्या होती है, अपनी बॉडी में जो आर्टरी और वेन होती है, सबसे बड़ी वेन जो होती है उसे वेना केवा कहते हैं। एक ऊपर से ब्लड को लेकर आती है जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, एक नीचे के पोर्शन से लेकर आती है जिसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और ये बॉडी से जो ब्लड लाती है डीऑक्सीजनेटेड, उसको किस में डाल देती है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल इसे पुश करता है बाहर निकालने के लिए और वो एक पाइप से होता हुआ कहां पर पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। और इस पाइप को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आर्टरी है। और पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है। फिर वहां लंग्स में उस ब्लड में से CO2 ले ली जाएगी और ऑक्सीजन दी जाएगी। अब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया। वहां से एक पाइप जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं वो लेफ्ट एट्रियम में क्या करके लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा ऑर्टा से। ऑर्टा क्या है, ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो वेना केवा ब्लड लाती है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड ले जाती है लंग्स के पास, लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है। फिर वो ब्लड वापस कहां लाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, जहां पल्मोनरी वेन लेकर आती है उसको। फिर वो नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा उसे हार्ट से निकाल के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बेसिकली CO2 रिच ब्लड है comes from the body to upper thin walled right atrium। ये अपर वॉल में, अपर चैम्बर में आता है राइट एट्रियम में, जो कि कैसा है, थिन वॉल्ड है। और ड्यूरिंग दिस राइट एट्रियम इज रिलैक्स्ड। और रिलैक्स का क्या मतलब है, देखो मसल्स ऐसे कॉन्ट्रिक्ट करेगी और ऐसे रिलैक्स होगी। रिलैक्स होगी तो उस तरफ ब्लड आ सकता है, ऐसे कॉन्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड वहां से निकल जाएगा। तो अभी तो ब्लड रिसीव करना है, तो राइट एट्रियम इस समय रिलैक्स होता है। और वेना केवा, देखो वेना केवा इसमें क्या लेकर आती है, ब्लड लेकर आती है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ऐसे पिचकेगा तो ब्लड नीचे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। When right atrium contract, blood goes down to thick walled right ventricle, right ventricle में चला जाएगा। और यहां जाने के लिए इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। आप नाम चाहे तो याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वॉल्व के थ्रू नीचे जाता है। वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाने देते। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आ रहा है, आने देंगे, नीचे से वापस ऊपर जाने देंगे तो रोक देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस राइट वेंट्रिकल रिलैक्स। जब राइट एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो ब्लड नीचे आया, उस समय राइट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी उसे ब्लड रिसीव करना है। और यहां से व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस समय ब्लड बाहर निकलेगा, ऊपर तो जा नहीं सकता वॉल्व की वजह से, बाहर निकलेगा और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसे लंग्स तक ले जाएगी। कहां तक ले जाएगी, लंग्स तक। इन लंग्स ऑक्सीजन इज एडेड एंड CO2 इज रिमूव। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी, CO2 हटा ली जाएगी। फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। कहां लेकर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है। और क्योंकि लेफ्ट एट्रियम को ब्लड रिसीव करना है, इस समय लेफ्ट एट्रियम कैसा होता है, रिलैक्स्ड होता है। ठीक है, फिर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाता है। ऑब्वियस थिंग है, यहां पर भी एक वॉल्व होगा जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अगेन आप नाम याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो खाली वॉल्व लिख दें। तो नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो नीचे की तरफ ब्लड जा रहा है, उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होगा, रिलैक्स होगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से ब्लड निकलेगा, कौन लेकर जाएगा, ऑर्टा, और कहां लेके जाएगा, पूरी बॉडी में लेके चला जाएगा। इन होल प्रोसेस वॉल्व इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। अगर आपको पूछे वॉल्व का फंक्शन क्या है, अपनी बुक में दे भी रखा है,
तो ये ब्लड को पीछे की तरफ नहीं जाने देता। जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं। यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है, पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। तो इस तरीके का काम कौन करता है? वॉल्व करता है, जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो ये अपने ह्यूमन हार्ट के बारे में था। अब इसे अपनी बुक में जो एक डायग्राम दे रखा है, ऐसे ही एक डायग्राम से अपन समझते हैं। आप चाहे तो बुक वाला डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहे तो जो मैं डायग्राम समझा रहा हूं वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन उससे समझते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम में जब हार्ट का स्ट्रक्चर आए, आपको डायग्राम पूछे, तो वो डायग्राम बनाना है और ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपन हार्ट का डायग्राम लेते हैं। तो देखो, एग्जाम में जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहेंगे, तो आप ये एक देखो, ये सिंपल सा डायग्राम है, ये ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर बुक वाला डायग्राम अच्छे से समझ में आता है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अपन को देखो, एक तो 4 चैम्बर बनाने। देखो, एक चैम्बर है ये, ठीक है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, ये जो चैम्बर है, इनके चारों तरफ देखो, ये जो दिख रही है, ये इसकी वॉल की थिकनेस है। देखो, यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ देखो बहुत बड़ी है, और इस तरफ देखेंगे तो और बड़ी है, क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब ये देखो, ये वेना केवा है, और ये किस में ओपन होगी? राइट एट्रियम में होगी। ठीक है, और राइट एट्रियम से देखो, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ जाने के लिए देखो, यहाँ पर ये बीच में एक सेप्टम है, और अपनी बुक में भी ऐसे बनाए रखा है। देखो, ऐसे यहाँ पे लाइंस बना रखी है। ये क्या करते हैं? इन वॉल्व को एक ही तरफ खोलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक ही तरफ खुल सकते हैं। ये नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो ये आने देंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रोक देंगे। ठीक है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड चढ़ता है, और एक इस तरफ पल्मोनरी आर्टरी, एक इस तरफ, एक इस तरफ वाले लंग्स में, एक इस तरफ वाले लंग्स में। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन से किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर भी ठीक वैसे के वैसे वॉल्व या सेप्टा लगे हुए, और ये भी नीचे से देखो अटैच है। इसके बाद यहाँ से ब्लड देखो, इसमें से होता हुआ इसमें जाता है। ये जो है ऑर्टा है, और फिर ये हार्ट के पीछे से नीचे की तरफ उतर रहा है, और देखो ये नीचे रहा, ऑर्टा लेबल किया हुआ है। इस आर्क को कभी कभी कार्डियक सिस्टमिक आर्क भी लेबल करते हैं। आप लेबल करें तो ठीक है, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। तो एक तो अपन को वेना केवा बनानी है, एक ऑर्टा बनाना है, पल्मोनरी वेन बनानी है, पल्मोनरी आर्टरी बनानी है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सेप्टम में बीच में। ठीक है, डिवाइडिंग बॉल है, कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा? हार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और राइट इट्स इंपोर्टेंस। तो ये आपको आंसर लिखना है और अच्छे से समझना। देखो, ये अपन ने हार्ट बनाया, अब चाहे तो ऐसे बना सकते हो, जैसे बुक में बनाया वैसे बना सकते हो। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। या ऊपर की तरफ एक अपन ऑर्गन समझ रहे हैं, और नीचे की तरफ एक लंग्स। ठीक है, और ये जो बना रखा है, ये लंग्स में कैपिलरी। अब ये अपन जब ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझेंगे तब आपको समझाएंगे कि ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती है, आर्टरी, वेन, और उन दोनों के बीच में कैपिलरी, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है। तो ये देखो, ये वेन्स है, ये आर्टरी, और इसके बीच में, सॉरी, ये आर्टरी, ये वेन, और इन दोनों के बीच में क्या बनी हुई है? कैपिलरी बनी हुई है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से आप अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गन से ब्लड किसकी तरफ आता है? राइट एट्रियम में, वेना केवा से आता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको कहां भेजती है? लंग्स के पास। यहां ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, और ये ब्लड पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ जाती है, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से ये वापस किसकी तरफ चला जाता है? ऑर्गन की तरफ। तो देखो, ऑर्गन से स्टार्ट किया, इधर होता हुआ हार्ट में आया था, फिर हार्ट से गुजर कर ये कहां गया? लंग्स के पास, फिर लंग्स से ये वापस कहां आया? हार्ट के पास, और फिर वापस कहां गया? ऑर्गन के पास। क्योंकि इस पूरे सर्कुलेशन में हार्ट कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए कौन सा है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, उसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ये डायग्राम बनाना है, ये भी बनाना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और ये किस में होता है? बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होता है।
इसके दो पार्ट्स होते हैं। आपको हायर क्लासेज में ऐसे समझाया जाता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सर्कुलेशन होते हैं। कौन कौन से, देखो आप अच्छे से देख पाएंगे। यहां देखो ऑर्गन से हार्ट की तरफ गया और हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड तो आया ना, हाँ वो पहले उधर गया था लेकिन आया तो एक तो देखो ऑर्गन से हार्ट और हार्ट से ऑर्गन, ये ऊपर वाला साइकिल, और एक नीचे वाला हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ऐसे चल रहा है। तो दो सर्कुलेशन है। जो ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन चल रहा है उसे क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट ये चल रहा है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे समझने के लिए दो है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गन से हार्ट के बीच में ही चल रहा है। ऑर्गन से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर और हार्ट में आएगा, फिर ऑर्गन में जाएगा। लेकिन अपन ऐसे समझ सकते हैं भाई कि ऑर्गन से हार्ट के पास में गया, उसके बाद हार्ट ने उसका जो भी किया वो किया, लेकिन वापस हार्ट ऑर्गन को तो देता ही है ना, तो वो एक सर्कुलेशन। और हार्ट से लंग्स के पास जाता है, लंग्स वापस हार्ट तक देता है, ये भी एक सर्कुलेशन। तो एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। अपनी बुक में ये दो नाम नहीं दे रखे, लेकिन आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। और अगर आपको इसको और डिस्क्राइब करना हो तो अभी जब हार्ट की मैकेनिज्म में मैंने इस तरफ 6 पॉइंट लिखवाए थे, वो भी आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा आए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पर तो। ठीक है, अब इंपोर्टेंस क्या है, तो इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड। देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेपरेशन था, उन दोनों में मिक्सिंग नहीं हुई। इट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड, जो कि इस तरफ है, और डीऑक्सीजनेटेड जो कि इस तरफ है, ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, मिक्स नहीं होने देता। और मिक्स नहीं होने से जब यहां लेफ्ट साइड से ब्लड जब ऑर्गन को जाएगा तो उन्हें एकदम हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। अब इतनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का अपन को करना क्या है, तो पहला इंपोर्टेंस तो हो गई कि भाई ज्यादा रिच ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। दूसरे में अपन ये लिखेंगे कि उस सप्लाई से करेंगे क्या, हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब इस ज्यादा एनर्जी का क्या करेंगे अपन, उसका एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। देखो अपन ह्यूमन लोग या बर्ड्स, मैमल्स जिसमें गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये सब आते हैं, ये सब अपने आसपास का कैसा भी टेम्परेचर हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स रखते हैं। जैसे अपन ह्यूमन लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल सिनारियो में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर अपन एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जगह पर है और अपन सरवाइव कर रहे हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही होगा। अगर अपन किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां 44-43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 37। और ये अपन मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं, तो अपनी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, और इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी अपन को कहां से मिलती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई से। और इतनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अपन ब्लड को मिक्स नहीं होने देना चाहते। तो जिनमें भी ये ऑक्सीजन का ऐसा सेपरेशन मिले, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो, ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। और जिनमें ब्लड मिक्स होता है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिश जो होती है इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये अपने यहां तक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब एक क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कांट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड व्हाई। तो कौन मेंटेन नहीं कर पाता, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और फिश नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो उतनी रिच ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती हर सेल के पास कि वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सके जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है, और अगर आपको पूछे कौन मेंटेन कर पाता है, तो बर्ड्स और मैमल्स कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सेपरेशन होता है। एक चीज और याद रखना, जैसे ह्यूमन में और बर्ड्स में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, और फिश में कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्रोकोडाइल जो होता है वो आता तो रेप्टाइल्स में, लेकिन उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉल ऑफ वेंट्रिकल थिकर देन वॉल ऑफ ऑरिकल। अपन ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो अपन ने कहा था कि ऑरिकल की वॉल थिन होती है, वेंट्रिकल की थिक होती है। तो क्यों, तो वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है ब्लड बाहर की तरफ, ऑरिकल को ब्लड भेजना पड़ता है सिर्फ नीचे। यही वजह है कि वेंट्रिकल को ज्यादा मसल्स की जरूरत होती है और उनकी वॉल क्या होती है, ज्यादा थिक होती है। एक है ब्लड प्रेशर। क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड बाहर आता है तो वो जब ब्लड बाहर आता है तो जो वेसल्स जिसमें वो ब्लड कैरी करेगा उसकी वॉल पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट
अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। और क्योंकि हार्ट में से बाहर निकलने वाला पाइप हमेशा आर्टरी होगा, कौन सा होगा, आर्टरी, अभी अपन समझेंगे, इसीलिए ब्लड प्रेशर हमेशा किस में होता है, आर्टरी में मेजर किया जाता है। देखो हार्ट से निकलने वाला पाइप हमेशा आर्टरी होगा, ये याद रखना। देखो यहाँ हार्ट से ये बाहर निकल रहा है तो ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ देखो हार्ट से ये बाहर निकल रहा है तो ऑर्टा, ये भी। और हार्ट की तरफ जो ब्लड लेकर आएगा वो वेन होगा, वेना केवा भी एक वेन है। और देखो ये भी एक ब्लड लेकर आ रही है तो ये पल्मोनरी वेन। जनरली हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है तो अपन वो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं और ऑर्गन को अपन ऑक्सीजनेटेड ही पहुंचाएंगे। यही वजह है कि जनरली आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड लेकर जाती है लंग्स के पास, जहां ऑक्सीजन मिला ही जाएगी। यही वजह है कि बॉडी की सिर्फ एकमात्र आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स ब्लड कहां से लेकर आती है, ऑर्गन की तरफ से, तो उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक वेन, कौन सी, पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी आप याद रखना, अभी मैं वापस लिखवा दूंगा, ठीक है। एक और चीज, कितना ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mm का मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब मरकरी। मतलब मरकरी का 1 मिलीमीटर बढ़ने पे जितना प्रेशर लगेगा उसका 120 टाइम्स और उसका 80 टाइम्स। ये दो रीडिंग क्यों है, देखो हार्ट जब ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड बाहर आता है, और ऐसे जब रिलैक्स होता है तो भी थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आता है, ठीक है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा, उसे कहते हैं ऊपर वाली रीडिंग। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जिसे कहते हैं सिस्टोल, तो उसके समय जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो 120। और जब रिलैक्स के समय ब्लड जो बाहर आता है और फिर प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं डायस्टोल, और डायस्टोलिक रीडिंग 80 होती है, ठीक है। अगर 180 और 120 वाली ऊपर वाली रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, 80 वाली से भी ज्यादा हो जाए, जैसे 120 वाली रीडिंग आपके 135 140 आने लगे, 80 वाली रीडिंग 90 से ऊपर आने लगे तो कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। और 120 वाली रीडिंग जो है 110 से कम आने लगे, 80 वाली रीडिंग 70 से कम आने लगे, तब अपन कहेंगे लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, 120 इसकी सिस्टोलिक रीडिंग है, 80 इसकी डायस्टोलिक रीडिंग है। ये मेजर किससे करेंगे, तो आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह के पास में एक वो ऐसे पट्टा बांधते हैं, यहाँ पर एक पंप से ऐसे करते हैं, मीटर में एकदम वो मरकरी जो होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो मैनोमीटर अगर कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे आए तो प्रेशर मेजर करेगा, और स्फिग्मोमैनोमीटर कौन सा प्रेशर मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो ये अपने ब्लड प्रेशर के बारे में था, तो आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में और एक और टॉपिक है लिम्फ के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको समझते हैं। देखो आप अपनी बॉडी में से ऑर्गन से ब्लड आया था किसके अंदर, हार्ट के अंदर। किस में आया था, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और फिर हार्ट से ब्लड बाहर आ गया। मतलब ऑर्गन से हार्ट में गया, हार्ट से ब्लड बाहर आया और कहां गया, लंग्स के पास गया। फिर लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन ऐड की गई और वापस कहां भेजा गया था, हार्ट में भेजा गया था। और फिर हार्ट से वापस कहां गया, ऑर्गन। तो ऑर्गन से ब्लड निकलकर वापस जब ऑर्गन तक आता है, ये पूरा एक साइकिल कहलाता है। और इसमें हार्ट में से ब्लड कितनी टाइम पास हुआ, 2 बार। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, देन सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे समझते हैं अपन, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट में और हार्ट से जाता है गिल्स में। अब गिल्स जो होते हैं वो ब्लड में ऑक्सीजन तो ऐड करते ही है, साथ ही में उस ब्लड को पंप भी कर देते हैं बाकी के बॉडी पार्ट्स में। तो ये गिल्स वापस ब्लड को हार्ट के पास नहीं भेजते, खुद ही कहां पंप कर देते हैं, ऑर्गन के पास में। तो ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से गिल्स, गिल्स से वापस ऑर्गन। और ये पूरे सर्कल में हार्ट कितनी बार आया, 1 बार। इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड पासेस थ्रू हार्ट
वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल, इसमें 2 बार पास हुआ था, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार हुआ तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें 1 बार पास हुआ तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसा किस में होता है? फिश में होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं और उसकी इंपोर्टेंस क्या है, ऐसा करने का क्या फायदा है, वो अपन समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं जो कि है द ट्यूब्स। बेसिकली ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। और 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरी। आर्टरी वो वेसल्स होती है जो ट्रांसफर करती है ब्लड कहाँ से? हार्ट से बाकी के किसी भी ऑर्गन की तरफ। तो हार्ट से जो वेसल्स बाहर निकलेगी वो आर्टरी कहलाएगी, और किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो आएगी, ऑर्गन टू हार्ट जो चलेगी, वो क्या होगी? वेन्स होगी। तो ये अपने आर्टरी और ये वेन, और इन दोनों ही वेसल्स के चारों तरफ 3 लेयर की वॉल होती है। देखो ये एक लेयर, ये ब्लैक वाली दूसरी और ये ग्रीन वाली तीसरी। इसमें भी देखो ये एक लेयर, ये ब्लैक वाली दूसरी और ये ग्रीन वाली तीसरी। और ये जो बीच में ये दिख रहा है ये ल्यूमन है और यहाँ पर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, फिर एक और ब्लड वेसल्स होती है जिसे कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी कहाँ बनती है? सपोज करो कि ये आर्टरी है और ये जब किसी ऑर्गन के अंदर टिश्यू में जाएगी तो वहाँ पर एकदम बारीक थिन थिन ट्यूब बना लेती है, और इन ट्यूब को क्या कहते हैं? कैपिलरी। फिर ये थिन ट्यूब वापस मर्ज होकर वापस क्या बना लेती है? वेन बना लेती है। और इन थिन ट्यूब से क्या होती है? चीज़ें एक्सचेंज होती है। क्यों? इससे ही क्यों होती है, आर्टरी और वेन से क्यों नहीं होती? क्योंकि आर्टरी और वेन में देखो बाहर कितनी बड़ी थिक वॉल है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर है, थिन वॉल होती है। और थिन वॉल होती है तो यहाँ से जो भी यहाँ पर ब्लड है, तो ब्लड से जो चीज़ भी बाहर जानी है बाहर चली जाएगी, बाहर से अंदर आनी है अंदर चली जाएगी। तो कैपिलरीज क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है विच ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल्स। इट हैज़ 1 सेल थिक वॉल, देखो 1 सेल की है, थिक वॉल है। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बाय द वॉल ऑफ कैपिलरी। जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? कैपिलरी की वॉल से होता है। और क्यों हो पाता है? क्योंकि ये थिन है, आर्टरी और वेन से नहीं हो पाएगा। अब आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो आर्टरी और वेन में अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ब्लड कहाँ ट्रांसफर करती है। तो आर्टरी हार्ट टू ऑर्गन चलती है और ये ऑर्गन टू हार्ट चलती है। दूसरा जो है, क्योंकि हार्ट से अपन कैसा ब्लड भेजेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड ही भेजेंगे। तो आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया, एक एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो है, देखो ये आर्टरी और वेन लगभग लगभग एक ही साइज की बना रखी है, लेकिन इसमें देखो वॉल कितनी थिक है और इसमें वॉल कंपेरेटिवली थिन है। लेकिन इसके अंदर वाली जो ल्यूमन है, जो ये जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है, ये जो है इसमें नैरो है, जबकि इसमें कैसी है? वाइड ल्यूमन है। तो आर्टरी की वॉल थिक होती है, ल्यूमन थिन होती है, जबकि वेन में वॉल थिन होती है, ल्यूमन कैसी होती है? थिक होती है। आर्टरी जो होती है अपनी बॉडी में थोड़ा अंदर की तरफ होती है, सरफेस पे नहीं होती। जनरली सरफेस पे जो होती है वो कौन सी होती है? वेन्स होती है। आर्टरी में क्योंकि ब्लड हार्ट की तरफ से आता है और हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, तो इसलिए वहाँ पर ब्लड जो है हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि यहाँ ब्लड क्या है? लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और क्योंकि यहाँ ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, यही वजह है कि इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, ताकि उस प्रेशर को झेल पाए, और इसमें कोई भी सेप्टा की कोई नीड नहीं होती। वेन जो होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड जो है लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो कुछ ज़्यादा वॉल की थिकनेस नहीं चाहिए, तो थिन वॉल होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वापस नीचे भी आ सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर क्या होता है? सेप्टा होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं। ठीक है, तो ये अपने आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंस है, आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अपनी बुक में एक हेडिंग है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो इसको समझते हैं। देखो, जब मैंने आपको ब्लड सेल्स पढ़ाई थी तो ब्लड सेल्स 3 थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? वैसे मैंने उधर बताया था कि एक क्लॉट बनाती, पर अच्छे से समझते हैं। देखो, जब अपने बॉडी में कहीं पर इंजरी होती है
तो वहां पर दो प्रॉब्लम है। एक तो वहां से ब्लड बाहर निकलने लगेगा जिसे अपन ब्लीडिंग कहेंगे, तो इससे तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, हो सकता है सारा ही निकल जाए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब लीक होगा तो वहां से प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। जैसे आप समझो कि एक मोटर से आप पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं, पाइप से जा रहा है और उस पाइप में कहीं पर छेद है, तो जो पानी ऊपर चढ़ रहा था वो उस पाइप में उस पर्टिकुलर छेद से पानी भी बाहर आएगा और प्रेशर भी अब ऊपर की तरफ थोड़ा कम लगेगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वो जहां पर भी पोर हो गया है उसको हील करना पड़ेगा, उसे बंद करना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी भी उस पोर को जो इंजरी की वजह से हो रखा है उसे बंद करना चाहती है। टू ओवरकम बोथ प्रॉब्लम्स ब्लड हैज प्लेटलेट्स, ब्लड के पास क्या होती है, प्लेटलेट्स। इट प्लग, वो क्या करती है, वहां बंद कर देती है दीज लीकेज बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड को एक, मतलब ऐसे कह सकते हैं एकदम सूखा कैसे हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा और वहां पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर वहां से और ब्लड बाहर नहीं निकल सकता। ये काम करवाने का काम कौन करवाती है, प्लेटलेट्स, जो कि पहले से ब्लड में होती है। यही वजह है कि कहीं पर इंजरी होने पर ब्लड लॉस तो होता है लेकिन सारा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और फिर वो प्रेशर भी लीक नहीं होगा, ठीक है। और ये काम कौन करवाती है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक लेते हैं अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का, जो कि है लिम्फ। ये भी एक तरह का सर्कुलेटरी फ्लूइड है। अब ये आता कहां से, तो आप इसे समझो, देखो जैसे ये एक आर्टरी है, ठीक है, और फिर ये देखो पतली पतली वेसल्स में कन्वर्ट हो गई और फिर वापस एक थिक वेसल्स बन गई। तो आर्टरी जो होती है जब थिन वेसल्स में कन्वर्ट होती है, किसी ऑर्गन के अंदर जाती है, उसके टिश्यू में जाती है, तो उन वेसल्स को अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी। अभी अपन ने देखा था ना, तो ये आर्टरी फिर कैपिलरी में डिवाइड होती है, कैपिलरी वापस इकट्ठा होकर वेन्स बना लेती है, ठीक है। तो इसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था। तो मैंने अभी जब आपको वेसल्स करवाई थी तब मैंने आपको क्या बोला कि आर्टरी और वेन्स जो होती है इनकी वॉल में 3 लेयर होती है, जबकि कैपिलरी जो होती है बहुत ही थिन होती है और उनमें सिर्फ एक लेयर थी। तो वहां से चीजें इधर उधर जा सकती है। तो यहां पर सारे एक्सचेंज होते हैं, ब्लड में से कुछ निकालना होता है तो वो निकाल देते हैं, ब्लड में कुछ डालना होता है तो वो डाल देते हैं। लेकिन इस वाले के दौरान ब्लड से भी कुछ हिस्सा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन भी बाहर आ जाते हैं, मतलब इस कैपिलरी से बाहर आकर आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी का ब्लड तो आगे चला गया, तो ये तो धीरे धीरे पीछे रहने लग गया। तो ये जो आसपास इकट्ठा हो गया कैपिलरी से, जो ब्लड की अमाउंट बाहर आ गई थी, जो कि कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ वेसल्स अपने क्या कहते हैं सेल्स होती है, कुछ प्रोटीन होता है, ये जो पीछे फ्लूइड बच गया है जो कि कैपिलरी से बाहर आ गया, टिश्यू वाले रीजन में आया, इसलिए इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं और यही अपना लिम्फ कहलाता है। अब इस लिम्फ का क्या करें, तो क्या करते हैं, यहां पर भी एक पतली पतली सी वेसल्स होती है जिन्हें लिम्फ कैपिलरी कहते हैं, ये वापस इसको खींचती है और एक बड़ी वेसल्स जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं उसमें ट्रांसफर करती है। फिर ये लिम्फ वेसल्स बड़ी लिम्फ वेसल्स में खुलती है और लास्ट में जो सबसे बड़ी लिम्फ वेसल्स होती है वो वेना केवा में खुल जाती है और वेना केवा में जैसे भी खुलेगी तो वापस ब्लड में ये सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। ये अपने लिम्फ था। तो देखते हैं कि lymph is another type of fluid involved in transportation. It is also known as tissue fluid. क्यों, क्योंकि ये टिश्यू वाले रीजन में बनेगा। When blood pass through capillary, कैपिलरी से पास होता, some amount of plasma, protein and blood cells, some blood cells, सारी नहीं, escape into intercellular space, मतलब जो सेल के बीच बीच में स्पेस होता है वहां पर आ जाता है। अब इस फ्लूइड को क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहेंगे। अगर मैं इसे ब्लड से कंपेयर करूं तो ये कलरलेस होता है, ब्लड कलरलेस नहीं होता। ब्लड के कंपेयर में, ब्लड में आरबीसी होती है, इसमें कोई आरबीसी नहीं होती। ब्लड के कंपेयर में इसमें कम प्रोटीन होती है और एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिम्फ को ड्रेन करेगा, खींचना पड़ेगा वापस ब्लड में मिक्स करने के लिए। क्या होगा, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी में जाएगा, फिर वहां से लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा और लिम्फेटिक वेसल्स बड़ी लिम्फ वेसल्स में खुलेगी और लार्जर लिम्फ वेसल्स वेना केवा में खुल जाएगी, तो वापस मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन क्या, तो लिम्फ एक तो क्या करता है, लिम्फ में फैट जो होती है वो इंटेस्टाइन से, देखो सारे कंपोनेंट जैसे ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सब चीजें ब्लड में डाली जाती है, लेकिन फैट जो होती है वो लिम्फ में डाली जाती है और लिम्फ के साथ में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट। तो एक तो लिम्फ क्या करता है, फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा, जो यहां पर एक्सेस
फ्लूइड आ गया था, इसको वापस ब्लड में मिलाने का काम भी कौन करेगा? लिम्फ करेगा। तो ये अपने किसके बारे में था? लिम्फ के बारे में। और इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।